नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से आपके सामने रैखिक समीकरण का ही टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि मैं रैखिक समीकरण थोड़ा थोड़ा करके चार क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करा के मैं आपकी थ्योरी सहित जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बाकायदे समझाते हुए निकल रहा हूँ, ठीक है। और मैं जितना भी ये टॉपिक आपको समझा रहा हूँ वो पूरी तरह से बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो भी आप सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के बाद फिर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने मेंसुरेशन की टॉपिक पे। देखिए, हम आपको क्या कह रहे हैं, ये 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, आज हम इसमें पढ़ेंगे मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन से पहले हम लोग मेंसुरेशन में जो कहना है वो मैं आपको बता दूं। ये हमें मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। मेंसुरेशन का मतलब ये होता है जो आपकी ज्योमेट्री आती है, जो आपकी ज्योमेट्री है यानी ज्यामिति है, उसी से, जैसे वो आयत हुआ, त्रिभुज हुआ, ठीक है, वृत्त हुआ, इन सब चीज़ों से रिलेट जो रखता है वो किसके अंतर्गत आता है, मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। इत्यादि और है, जैसे बेलन हुआ वगैरह, जो भी है, घन घनाप। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, त्रिभुज और आयत से रिलेटिव, ठीक है। तो मैं पहले आपसे ये कहता हूं कि ये अगर कोई त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज के शीर्ष जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। अगर कैपिटल लेटर में लिखे हुए दिखाई देते हैं वो त्रिभुज के शीर्ष अथवा कोण होते हैं। बात समझ में आई। अब ये जो होता है, ये त्रिभुज का क्या होता है, ये त्रिभुज का एंगल होता है जिसको हम लोग अंतःकोण कहते हैं। ये त्रिभुज का क्या होता है, कोण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण कहते हैं। मेरे भाई, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो ना तो बताना, ठीक है। अब ये जो चीजें होती हैं ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब त्रिभुज, अब ये दिक्कत ये होता है, यहाँ पर हमको समझना है कि ये त्रिभुज कौन सा प्रश्न में कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का है, कहीं ऐसा तो नहीं ये समबाहु त्रिभुज का है। तो सबसे पहले ये समझना आपके लिए जरूरी है। वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। अगर हम कहते हैं भैया आपसे कि ये कहीं पर त्रिभुज हमारा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, यानी देखिए यह तो क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो समबाहु त्रिभुज पे बनेगा। किस पे? समबाहु त्रिभुज पे बनेगा। या तो हमारा जो त्रिकोण बने, यानी जो क्वेश्चन बनेगा वो समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन बनेगा, या तो समबाहु त्रिभुज पे बनेगा, यानी ये वाला कोण हमारा 90 अंश का है, ये हमने ए बी और सी रख दिया है, ठीक है भैया। तो इस तरह से जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में हमको जानना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वह तो समबाहु त्रिभुज पे बनेगा या तो समकोण त्रिभुज पर बनेगा। अब समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के अलावा एक बार क्वेश्चन और एक तरफ के पूछ सकता है, वो कोणों पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। किस पे? कोणों पे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन चीजों को मैं समझ लेता हूं। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करता है, समबाहु त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आपका था क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो करड़ी में 3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की या समान माप की दी हो, ठीक है। एक तो ए हो गया। अब दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं समकोण त्रिभुज में। अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो उसमें कह देगा क्या, आधार। ये हमारे क्या होता है भैया, आधार होता है। ये हमारा लंब, या इसी को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, इसी को हम लोग लंब या ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है हमारी, ये क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो अगर हमें कहता है क्या कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसे लिख सकते हैं 1/2, और फिर लिख सकते हैं आधार, और गुणे हम लिख सकते हैं क्या भैया, ऊंचाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऊंचाई। अर्थात 1/2 आधार की बात करेंगे तो ये आधार हमारा BC हो गया, और ऊंचाई की बात करेंगे तो हमारा ये AB हो गया, ठीक भैया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो बहुत बेहतरीन है, ठीक। अब इसके बाद में मेंसुरेशन के चलते हैं किसमें, आयत में। अगर आयत की बात पूछेगा तो मैं कैसे आपको बताऊंगा, देखिए थोड़ा नोट करते रहिएगा आप। और ये मनोहरे की बुक और NCERT दोनों को मैं कंबाइन करके ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और कराता रहा हूं थ्योरी, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया। एक चीज और मैं बता दूं यहां पर कि अगर कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा कि समपूरक, समपूरक पे देता है,
संपूरक कोण पर। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसी कोई सरल रेखा हो, क्या हो, सरल रेखा हो, और एक कोई दूसरी रेखा सरल रेखा उसको काट रही हो, क्या कर रही हो, काट रही हो, तो यहां पर जो कोण बनते हैं, यहां पर जो कोण बनते हैं उसका नाम मैंने ए रख दिया, और इधर के जो कोण बन रहे हैं उधर का नाम मैंने बी रख दिया। तो यहां पर कोण ए और प्लस कोण बी जो होते हैं वो कहलाते हैं 180 अंश, यानी एक रेखक, यानी एक रेखीय युग्म के पर बनाए गए कोण या एक रेखीय युग्म कोण है। ठीक है, तो जब कभी भी दो कोणों का योगफल आपका 180 अंश आता है तो वो 180 अंश पर आने की 180 अंश आने की वजह से, यानी जब कभी भी दो कोणों का योगफल, यानी दो कोणों का योगफल, कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं कह देता हूं 110 अंश कोई कोण है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका संपूरक कोण यानी इसको और उसके जो दूसरे कोण की बात कहा जा रहा है दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होता है। यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा 180 अंश माइनस 10 तो 170 अंश, यानी वो दूसरा कोण जो होगा, जो कोण 10 का संपूरक होगा वो कितना होगा, 170 होगा, 170 अंश होगा। बात समझ में आई? तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है और इस पर एक क्वेश्चन में करने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट का वेट कीजिएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, देखिए कैसे। ठीक है, इसमें बड़ा कोण और छोटे कोण की बात कहा, लेकिन दो ही कोण हैं। माना बड़ा कोण यक्ष तथा छोटा कोण वाई है, तब अब देखिए प्रश्न में ये कहा है कि ये क्या है, संपूरक कोण है। दो संपूरक कोण, उन दोनों संपूरक कोण में एक कोण बड़ा है और दूसरा कोण छोटा, जैसा मैंने एग्जांपल में अभी 10 और 170 लेकर कराया। तो उसी तरह से ये x मैंने माना जो बड़ा कोण है और ये y है, तो हम कहते हैं भैया कि प्रश्नानुसार, जबकि ये दोनों संपूरक कोण हैं, क्या है, संपूरक कोण हैं, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180, समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न के अनुसार बड़ा कोण का मान जो है, तो बड़ा कोण का मान x बराबर, पुनः मैं लिख दे रहा हूं प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कि बड़े कोण का जो मान है, यानी बड़ा कोण x, बड़े कोण का जो मान है वो बराबर है छोटे कोण से छोटा कोण y है और इससे 18 अंश ज्यादा है। तो x माइनस वाई इक्वल कितना, 18, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैं कहता हूं समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई इक्वल 180 और x माइनस वाई इक्वल 18। अब आप इन दोनों को कैंसिल करोगे, ये 2x होगा और फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 9 कुछ इतना हो जाएगा, 2x इक्वल 198/2। अब ये हो जाएगा, अभी नहीं, x इक्वल कितना हो जाएगा 198/2, 2 9 18 हो जाएगा, एक बचेगा 2 9 18, x बराबर 99 डिग्री हो जाएगा। तब y बराबर, यानी तब समीकरण 1 से आप बिल्कुल एग्जाम में लिखना है, वो नहीं कि ट्रिक की माध्यम नहीं, ट्रिक का काम करना होगा। तो जब दोनों चीजें यहां पर देखिए, दोनों के चिन्ह अपोजिट हैं तो दोनों के वैल्यू जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो वो सब ट्रिक वाली काम नहीं, यहां पर आपको पूरा बेसिक से लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलने वाले। तब समीकरण 1 से क्या है, एक x प्लस वाई इक्वल इतना है, x का मान 99 प्लस वाई इतना हो जाएगा, दिखेगा नहीं, चलो अब इधर देख लो, y इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 99, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा, इधर बचा कितना 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17 होता है, 9 और 8 17 यानी बिल्कुल 8, ये हो जाएगा इतना। अगर आप सही हो या गलत तो दोनों को जोड़ लो, कौन कौन है आपके, एक 99 है और एक 81 है, दोनों को जोड़ लो, कितना आना चाहिए 180, नहीं दिख रहा क्या, चलो कहाँ, यहां से नहीं दिख रहा, चलो हमने क्या कहा, अगर आपको प्रूफ चाहिए कि x प्लस वाई इक्वल 180 हो रहा है तो यानी x का मान 99 और प्लस y का मान 81, 9 1 10 का 0 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 9 8 17 और 1 18। तो बिल्कुल ये आपकी चीज़ें जो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। बात समझ में आए? तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने दूसरा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों, लेकिन आसान 1 वेरिएबल पड़ेगा, 2 वेरिएबल आपके लिए हार्ड होगा। ठीक है, तो मैं 1 वेरिएबल से बताना शुरू कर रहा हूं और 2 वेरिएबल का मैं प्रोसेस भी बता दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, पहले नंबर तो मैं आपको चित्र के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ताकि चित्र के अकॉर्डिंग बताने का मतलब ये होता है क्वेश्चन कभी हम भूलते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री का मैंने सिंबल दे दिया कि ये 90 अंश का है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, अब प्रश्न में ये कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखो मैंने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर, तो मैंने माना ये आधार x है, तो ऊंचाई उससे यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जबकि प्रश्न में कहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, माना आधार x सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर, तब यह x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह प्रश्न अनुसार कहा गया है, मैंने सिर्फ माना आधार x सेंटीमीटर है तब ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, एकदम बिल्कुल ऐसे लिखना, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हो, आप ये कहते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब मतलब ऊंचाई, चित्र में मैंने आपको पहले समझाया था जब स्टार्ट किया मैंने, तो ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आया? तो कर्ण की जगह पर कर्ण का मान कितना दिया, 13 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई की जगह पर x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार की बात करें तो x का स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा। x स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी 49, और माइनस 2ab तो 7 दूना 14 करने 14x और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्योंकि x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14x और प्लस 49 था, उधर से लाया मैंने 169, दिख रहा है? अब देखिएगा ये 2x स्क्वायर इक्वल 0 उधर बचेगा, 2x स्क्वायर और ये माइनस 14x। अब देखिए 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये कितना बचा, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1, और बड़ा कौन है 49 या 169, तो 169 माइनस लगा दिया इक्वल 0। इच्छा कर आपकी तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेने का मतलब x स्क्वायर यानी 2 यहाँ से हट गया, माइनस 2 से जब 14 को काटा गया तो ये 7 हुआ, और जब इसको काटा गया तो 2 छक 12 यानी 60 और 2 शून्य शून्य, ये खत्म। बात समझ में? इसका मतलब दोनों पक्षों में मैंने 2 से भाग दिया। अब ये आप फैक्टर कर लीजिए, दो संख्या का गुणा कीजिए 60 हो जाए और दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाए 7। कैसे ये हुआ, हमने कहा कि दो संख्या का गुणा कीजिए 60 हो जाए, तो 10 का भी गुणा करने पर 60 होता है, 10 और 6 का, 12 और 5 का, हाँ ये संख्याएं हमारी जो होती है 20 और 3 का। लेकिन ये मैंने कहा आपसे कि घटाने का मतलब जो यहाँ चिन्ह होता है उसी का लिया जाता है। अगर वो दोनों फैक्टर क्या करने हैं, दो संख्या का गुणा करना 60 हो जाए और यहाँ माइनस है, तो उन्हीं दोनों को आपस में क्या करना, घटाना। तो इसको घटाने पर तो कभी 7 आएगा नहीं, इसको घटाने पर 7 आ जाएगा। देखो 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी काम बन गया। अब इस तरह से मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 5 माइनस 60 इक्वल इतना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। अब यहाँ से मैं पेयर बना लेता हूँ, x कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 इक्वल 0। दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 12, ठीक है। देखो यहाँ दिख नहीं रहा था, ऊपर लिख रहे हैं, देखो दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 12, तो x माइनस 12 लिख दिया बाहर। जब ये दोनों चले जाते हैं तो बचे कौन, x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल कितना 0। अब हम कहते हैं यदि x माइनस 12 इक्वल 0, यानी जब दो गुणनखंड में रहते हैं तो पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, यानी पहले फैक्टर को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, एक ये हो गया। और दूसरा यदि फिर कहते हैं
x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल -5 कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं ली जाती, इसीलिए ये जो वैल्यू आया x बराबर -5 ये अमान्य है, इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए x बराबर 12 आया, तो यहां पर आपका ये वाली जो साइड हो गई 12 हो गई, तब यहां पर हम लिखेंगे क्या, अतः आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना, x माइनस 7, x की जगह पर 12 माइनस 7, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा था कि अभी इसको आप x और y के फॉर्म से भी लगा सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि जो हमारा आधार था वो आधार हमने, चलो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये x है और ये हमारा कितना है, y है। तो प्रश्नानुसार जो हमारी ये जो हाइट है, यानी हाइट कह रहा ऊंचाई जो हो है, यहां पर देखो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई y बराबर जो आधार है उससे कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7, तो y माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को यहां लाएंगे तो x माइनस वाई और ये उसको इधर कर देंगे, तो ये इस तरह से एक समीकरण बन जाएगा। बात समझ में आए। और प्रश्नानुसार हम जानते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 169 कर सकते हैं। बात समझ में आए। अब आपकी इच्छा है तो आप क्या कीजिए कि इन मान को, यानी यही वाला जो वैल्यू आप इस समीकरण को माने यहाँ पर, तो ये y का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। बात समझ में आए। ये y का जो वैल्यू है आप लाके यहाँ पर रख सकते हैं, फिर भी द्विघात समीकरण ही बनेगा। तो इसके जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब रुकिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे आयत की थ्योरी, जैसा कि हमने क्वेश्चन आपको करा दिया त्रिभुज से रिलेटिव। अब आयत की बात कर रहे हैं तो आयत की थ्योरी हम करा रहे हैं। देखिए आयत क्या होता है, ये 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है, यानी 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये इसको मैंने कहा A, B और C और D इसके शीर्ष हो गए, जिसमें 2 भुजाएं समान लंबाई के होते हैं, जिसमें 2 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, और वो समान लंबाई की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं होती हैं। यानी AB बराबर जो AB का वैल्यू है वही CD का है, और यहाँ पर जो AD का वैल्यू है वही BC का है। बात इतनी समझ में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो CD के बराबर है और जो ये BC है वो AD के बराबर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमारा क्या होता है, आयत। आयत में लंबाई होता है L और चौड़ाई को हम लोग B से दर्शाते हैं। ये चीजें हम जान गए। यहां पर अगर आपको मानना होगा तो x और y से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको L और B अच्छा नहीं लगता तो x और y भी मान सकते हो। देखिए अब हम आपको ये बता दें कि अगर ये हमारा B है तो यहां पर पहला फार्मूला इसका मैं बताना चाहूंगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जितनी उसकी भुजाएं सभी को जोड़ दो। तो जितनी भुजाएं हैं तो यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी AB प्लस BC और प्लस CD और प्लस DA। तो अब बताइए AB का मान कितना है, L है, BC का मान कितना है, B है, फिर CD की माप कितनी है, इसी के समान है तो L है, और DA की माप कितना है, B है। तो इस तरह से 2L प्लस 2B होगा, अर्थात 2 यहां से बाहर लेने पर L प्लस B, इसका मतलब हुआ 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा, लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये किसी आयत का क्या हो गया, परिमाप हो गया। भाई समझ में आया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए अगर ऐसी चैप्टर पढ़ने हैं जिसको आपको जानना है कि हाँ ये फार्मूला कैसे होता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आए दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा और जिससे आपको वो चीज़ें जो डाउट होंगी वो पता चल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल L इंटू B ही क्यों होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब कभी कभी ऐसा दे देता है प्रश्न में, देखिए मैं जितने टाइप का क्वेश्चन हो रहा है इसमें वो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आयताकार मैदान है और उस मैदान के चारों तरफ एक क्या किया गया है, आयताकार रास्ता छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रास्ता छोड़ दिया जाता है तो कह देगा क्या कि उस आयताकार रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, या चौड़ाई दे देगा तो फिर ये क्षेत्रफल पूछेगा इसका, जो छोटे से रास्ते के बाद यानी कि गार्डन रहता है गार्डन का। तो जो भी क्वेश्चन है मैं आपके सामने ला रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने
आयत से संबंधित एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमा का मतलब होता है ये भुजाएं, ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा दे रहा पूछ रहा, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया कि हम कहते हैं आपसे कि आप चित्र बना के लगाया कीजिए। एक आयताकार आप बाग बना लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से कुछ नहीं, लंबाई को आप x मान लीजिए और चौड़ाई को y मान लीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूं, वो हिंट आपके लिए क्या है, देखिए हिंट का मतलब ये आपके लिए है कि अगर इस तरह के प्रश्न की बात होती है जिस प्रश्न में कह रहा है कि अधिक या कम है, यानी एक भुजा दूसरी भुजा से अधिक या कम है, तो आप एक चर को मान के लगाओ, बड़ी आसानी होगी। क्योंकि एग्जाम में थोड़ी आपसे कहा जा रहा है कि आप उसको दो चरों के माध्यम से लगाइए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं लिख दिया हूं तो मैं इसी से बता रहा हूं, अभी मैं एक चर से संबंधित करके भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कह रहा क्या कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई आपने माना तो मैं मान लेता हूं, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। बात समझ में आई भाई। तो कह रहा क्या कि बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की लंबाई x, यानी प्रथम शर्त से मैं कर दे रहा हूं, प्रथम शर्त से उसने क्या कहा कि बाग की लंबाई x बराबर बाग की चौड़ाई आपने y माना और इससे 4 अधिक है, तो 4 इसको दीजिए तभी तो बराबर होंगे, तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे शर्त की बात करते हैं भाई। दूसरे शर्त से क्या कह रहा है प्रश्न में, दूसरा शर्त कह रहा है कि किसी भी यानी वही चीज का अर्ध परिमाप 36 है, यानी उस आयत का अर्ध परिमाप 36 है। तो मैं जानता हूं क्या, आयत या आयताकार बाग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन आपके प्रश्न में क्या कहा है कि अर्ध परिमाप होना चाहिए। अर्ध परिमाप ये तो पूरा परिमाप होता है, अर्ध परिमाप के लिए ये 2 होना नहीं चाहिए, अर्थात 2 है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका मतलब ये मत समझना कि 2 है तो 2 से मैंने भाग दिया। हम जानते हैं कि आयताकार बाग यानी आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आधे करने के लिए 2 से भाग, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और ये वैल्यू दिया कितना है 36 के। समीकरण नंबर दिख रहा है कि नहीं, समीकरण नंबर 2 हो गया इस तरह से। यानी आपको मिला एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 और एक मिला x प्लस वाई बराबर 36। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 प्लस 2 यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब जब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो एक क्या है x माइनस वाई इक्वल 4 और दूसरा क्या है x प्लस वाई इक्वल कितना है 36 है। बात समझ में आया। अब देखिए जब जोड़ने की बात आई तो y से y कट गया, क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम के सेम है और साइन इसके क्या है अपोजिट है, तो x कितना हो जाएगा 2x, और ये 36 और 4 को जोड़ के 40 आप बना देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब ये हो गया आपकी आयताकार बाग की लंबाई। अब हम करेंगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल 4 है, तो ये बात x का वैल्यू 20 और माइनस y इक्वल 4, इसको यहां ले आओ और इसको यहां भेज दो, तो ये 20 था, दिख रहा कि नहीं भाई 20 है, इसको इधर लेकर आए तो 4 और बराबर y, 20 में से 4 जाएगा तो y इक्वल कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से ये सॉल्व हुआ, यानी लंबाई आपका यहाँ आया, चौड़ाई यहाँ पर आपका आ गया, लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया। आप सही हो या गलत हो तो इसके लिए क्या करना है कि दोनों को जोड़ दो, यानी 20 प्लस कितना 16 और दोनों को जोड़ो तो 6 और ये 3 हो गया 36। अगर 2 से गुणा करोगे तो 72, यानी फुल परिमाप आया, बटे 2 करोगे तो अर्ध परिमाप यानी 36 हो गया आपका आंसर करेक्ट, कि हाँ आप सही हो या गलत हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आयत से संबंधित। एक कमरे की लंबाई 3 मीटर, ये 3 है, 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर कम कर दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर बढ़ा दिए जाएं तो क्षेत्रफल 48 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है,
कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है भाई। चलिए अब हम आपको बताते हैं पहले नंबर। तो एक कमरा है आपका, आयताकार है, ऐसे आयताकार एक चित्र बना लीजिए। ये से बनाने से आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। माना कमरे की लंबाई, माना कमरे की लंबाई बराबर x मीटर तथा कमरे की चौड़ाई बराबर y मीटर है। कितना है? y मीटर है। तब कमरे का क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। बात समझ में आए? यानी हमने आपसे क्या कहा कि इस तरह से कोई कमरा है, ये x है, ये y है, तो इसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से x इंटू वाई होता है। अब प्रथम शर्त से हम चलते हैं। प्रश्न में जो पहला कंडीशन दिया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? यदि कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, यदि कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो हम कह देंगे नई लंबाई बराबर कितना? पहले तो लंबाई x था, 3 मीटर आपने बढ़ा दिया तो लंबाई कुछ इस तरह से आपने बढ़ा दिया, ये 3 मीटर आपने बढ़ाया। और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, तो चौड़ाई में कुछ 3 मीटर की कमी, यानी इधर आए आप। बात समझ में आए? तो ये भी तो लंबाई इतने ही जाएगा, तो कुछ इस तरह से आयत बन जाएगा और इस आयत की पूरी लंबाई x+3 हो जाएगी और इस आयत की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? y-3। बात समझ में आए? इस तरह से हम आपको बताएं ये चीज। देखिए तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितना कम कर रहे हैं? नहीं बढ़ा रहे हैं, तो x+3 मीटर हो गया। तो यहां पर मैं लिखता हूं नई चौड़ाई कितना हो जाएगा? y-3 मीटर। तब नया क्षेत्रफल बराबर x+y एंड y-3 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि लंबाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर कम कर दी जाए तो कमरे का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्षेत्रफल क्या होगा? 18 मीटर प्रारंभिक क्षेत्रफल से कम हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया यानी x+3, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यानी अतः क्या हो जाएगा? x+3 इंटू y-3। ये पहला वाला क्षेत्रफल x इंटू वाई ही तो था। अब इससे कितना कम हो जा रहा है? 18 मीटर स्क्वायर, तो ये इतना कम हो गया। बात समझ में आए? दोनों का मल्टीपल करेंगे, x इंटू वाई हो जाएगा, इसका मल्टीपल -3x, इसका मल्टीपल 3y, और जब इसका करेंगे तो माइनस प्लस -3 3 जा 9 इक्वल xy-18। xy से xy कैंसिल, ये आपका बचा कितना? -3x + 3y -9, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 18 इक्वल 0। अरे माइनस था, बराबर का चिन्ह कैंसिल करके आ रहा है इधर, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। -3x + 3y, ये कितना हो जाएगा? 18 में से 9 चला जाएगा, 9 इक्वल 0। 3 आप कॉमन ले सकते हो, 3 आप क्या कर सकते हो? कॉमन, और माइनस के साथ -3 से आपने इसमें से कॉमन लिया तो ये -3 चला गया तो x बचा। इस 3 को -3 से काटा गया तो -y, और इस 9 को -3 से काटा गया तो 3 3 जा 9, -3 इक्वल 0, यानी x - y इक्वल 3। समीकरण नंबर 1 हो गया। बात इतनी समझ में आई भाई? चलो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के आगे प्रश्न में क्या करता हूं, देखिए। फिर दूसरे शर्त की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे शर्त की। अब दूसरे शर्त से क्या कह रहा? दूसरे शर्त में क्या कर दिया उसने? क्या है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 3 मीटर, दूसरे शर्त से पुनः नई लंबाई कितना? पहले लंबाई हमारी x थी, अब पुनः कह रहा क्या कि 3 मीटर बढ़ा दी गई तो x+3 मीटर हो गया। और नई चौड़ाई कितना हो जा रहा है? वो भी बढ़ा दिया गया है, y+3 मीटर। तो जो नया क्षेत्रफल आएगा, अतः जो नया क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा? यहां मैं प्लस लगा दे रहा हूं। नया क्षेत्रफल जो दे रहा है वो क्या कह रहा है? यहां देखिएगा, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 48 मीटर बढ़ जाता है। तो यहां जो क्षेत्रफल आ रहा है वो पहले वाले क्षेत्रफल से 48 मीटर बढ़ जा रहा है भाई। तो बढ़ गया तो क्या दिक्कत है? जो भी था वो लिख दिया गया। अब मैं मल्टीपल कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा? xy, और ये हो जाएगा 3x 3y, और 3 3 जा 9 इक्वल xy + 48।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y प्लस 9, इसको मैं इधर लाया तो -48 हो गया। बात समझ में आया? 3x प्लस 3y और ये कितना हो जाएगा, 9 में से यानी 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा 39, और ये बचा कितना 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई और -13 इक्वल 0, यानी x प्लस वाई इक्वल 13, समीकरण नंबर 2 हो गया। बात इतनी समझ में आई। बाकी समीकरण को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दिया हूं, तो समीकरण को फर्स्ट और सेकंड को दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो आएगा आपका x का मान वही और y का मान जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात इतनी समझ में आई। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें क्या है कि आयत से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे थे मैंने करा दिया, 1 वेरिएबल से भी और 2 वेरिएबल दोनों टाइप से मैंने करा दिया। लेकिन आपको समझना सबसे ज्यादा क्या है कि इसके बाद की जो टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। और लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इससे आपका ये फायदा है कि जो भी मैं वीडियो दूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। तो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हो सकता है आपका एग्जाम ही जल्दी हो जाए, तो कम से कम ये 6 से 7 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।